पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट मीटिंग। बैठक में केंद्र 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसी बड़े कदम की योजना। उत्तराखंड टनल रेस्क्यू। आज ओले बारिश की आशंका, हाथ से ड्रिलिंग कर 0.9 मीटर पाइप डाला। पीएम मोदी बोले मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। तेलंगाना विधानसभा चुनाव आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। 30 को होगी वोटिंग। आठ दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उत्तराखंड का दौरा। देहरादून में निवेशक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सुरक्षा तैयारियों में भी जुटा पुलिस विभाग। पाकिस्तान और तिब्बत में भूकंप के झटके किए गए महसूस। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.2 की गई दर्ज, जबकि तिब्बत में ये 5.0 दर्ज की गई। मानहानि केस में राहुल गांधी 16 दिसंबर को तलब। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला। 5 साल पहले अमित शाह के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का 8 दिसंबर को उत्तराखंड का दौरा है। उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 8 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सीएम धामी ने पीएम मोदी से अनुरोध भी किया था आने का। पीएम कार्यालय से प्रदेश सरकार को कार्यक्रम की सूचना मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। इसके साथ ही साथ सीएम धामी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया था और आग्रह किया था। पीएम कार्यालय से प्रदेश सरकार को कार्यक्रम की सूचना मिली थी। तो पीएम मोदी का 8 दिसंबर उत्तराखंड दौरा है और तैयारियां पूरी लगभग की जा चुकी हैं। 8 दिसंबर को वैश्विक निवेशक जो सम्मेलन है उसका आयोजन है और उद्घाटन करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले सीएम धामी ने भी मुलाकात की थी और बातचीत की, अनुरोध किया, आग्रह किया और इस बात की जानकारी भी मिली थी। और 8 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन है जिसमें भाग लेंगे, एक मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो वैश्विक सम्मेलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ उद्घाटन करेंगे वैश्विक सम्मेलन का। 8 दिसंबर को कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश सरकार को कार्यक्रम की सूचना मिली थी जिसके आधार पर अब जो पूरी रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है। लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर सीएम योगी ने आज एक मंत्रियों की जो बैठक है वो बुलाई है। मंत्रियों की बैठक बुलाई है और सारे ही जो सवाल जवाब है वो किए जाएंगे, हिसाब किताब लिया जाएगा। आज मंत्री देंगे अपने काम काज का हिसाब किताब। तो सीएम योगी सभी मंत्रियों को अहम संदेश भी देते नजर आएंगे। मंत्रियों के कामकाज का भी हिसाब किताब लेते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आगे की जो जिम्मेदारी है, एक जो नई रणनीति है उस पर भी चिंतन मंथन किया जाएगा। सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से अमल भी लाने की जो तैयारी है वो भी देखी जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों के साथ ये बैठक होने वाली है। तो बैठक को लेकर के जो जिम्मेदारी है वो भी तय की जाएगी। जो हिसाब किताब अभी तक का रहा है मंत्रियों का वो भी देखा जाएगा, तय किया जाएगा। जिसका अच्छा जो कार्यकाल रहेगा, जिसके कामकाज अच्छे रहेंगे, उनको एक नई जिम्मेदारी है वो सौंपी जा सकेगी। अरमान आसिफ इसी खबर पर है। अरमान, देखा जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के बाद अब जो मंत्रियों की बैठक है बेहद अहम मानी जा रही है और इसके साथ ही साथ इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। लेकिन उससे पहले सभी मंत्रियों का एक हिसाब किताब भी लिया जाना है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 9 बजे से ये बैठक शुरू होनी थी जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इसमें तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। इसमें खास तौर पे ये देखा जाएगा कि जो मंत्रियों को जो जिम्मेदारियां दी गई थी उनके क्षेत्र में उनका कार्यकाल जो अब तक रहा है वो कैसा रहा है, और प्लस जो विधानसभा सत्र भी शुरू होना है उसमें किस तरीके से जो विपक्ष है उसका जवाब देना है, इन सभी मुद्दों को लेकर ये बैठक हो रही है। और तमाम ऐसी कई जिम्मेदारियां आगे की मंत्रियों को दी जा सकती है, कई ऐसे। और इसमें खास तौर पे ये भी चर्चा चर्चा होगी कि जो नई योजनाएं हैं उसको किस तरीके से जमीनी स्तर पे लाया जाए और किस तरीके से सुचारू रूप से उसको शुरू किया जाए। और तमाम ऐसी चीजें हैं जो खास सीधे डायरेक्ट जनता तक पहुंचे। तो इन इन तमाम मुद्दों को लेकर आज 9 बजे से बैठक होनी है। वो बैठक होनी क्योंकि आज से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। तो उससे पहले कहीं ना कहीं एक विधानसभा सत्र की भी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं और अपने मंत्रियों के साथ तमाम रणनीतियों के साथ तैयार रहेंगे, क्योंकि विधानसभा सत्र भी माना जा रहा है कि काफी हंगामे भरा होने वाला है। जी बिल्कुल अरमान, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इस बैठक में मंत्री जिनका हिसाब किताब मांगा जाएगा, इनके अतिरिक्त और कौन कौन से वो दिग्गज होंगे जो शामिल होंगे? ये देखिए, बिल्कुल इसमें तमाम, चाहे राज्य मंत्री की बात कर ले चाहे स्वतंत्र प्रभार मंत्री की बात करते हैं, तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। क्योंकि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई थी और किस तरीके से उन्होंने जमीनी स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों को लेकर उतरे थे और किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को जनता तक पहुंचाया था, इन तमाम जो पहलू है उनको लेकर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी ठीक सामने है। उसको लेकर भी तमाम ऐसी जो रणनीतियां हैं वो बनाई गई हैं। और जो जिस तरीके से मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से सीधा जो जमीनी स्तर पर है उसका कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि पूरा एक ग्राफ बनाया जा रहा है कि जितने भी मंत्री हैं उन्होंने कितने, क्योंकि बीच में कई ऐसे मंत्री थे जिनकी तमाम शिकायतें मिली थी, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार जो सत्ता पक्ष है उसको घेरते आया था। वहीं अब आपको बता दें कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भी क्योंकि एक जो लोकसभा चुनाव वो भी काफी अहम हो जाता है इन सभी बैठक को लेकर। और जो जितनी जिम्मेदारियां भी किस तरीके से की गई, क्योंकि स्वतंत्र प्रभार मंत्री मौजूद रहेंगे, राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इन सब की तमाम जिम्मेदारियां जो दी गई है, इन सबको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पे बैठ के अध्यक्षता करेंगे, तमाम ग्राफ तैयार करेंगे। और आगे अगर किसी मंत्री का जो ग्राफ है वो काफी अच्छा है तो उनको और जिम्मेदारियां आगे भविष्य के लिए दी जा सकती है। अरमान, देखिए कि वक्त अब कह सकते हैं कि कम बचा है और इस कम समय में लोकसभा का चुनाव जो कि होना है और चुनाव को लेकर के आए दिन बैठकें की जा रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के धरातल पर भी दिखते नजर आते हैं और जनता के बीच अपनी पैठ भी मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अब है मंत्रियों के साथ बैठक की जानी है और माना यह भी जा रहा है कि इन मंत्रियों को एक नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक जो आज बैठक उसमें इसमें एक पूरा ग्राफ तैयार होगा, क्योंकि उनका कार्य कैसा रहा है, जो पिछली जिम्मेदारियां रही वो कैसी रही हैं। अगर किसी मंत्री के का बहुत अच्छा ग्राफ गया है, बहुत अच्छी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, तमाम जितने सरकारी योजनाएं की सीधे जनता तक पहुंची है, तो उनको कहीं ना कहीं एक नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है। क्योंकि सच में ही जो लोकसभा चुनाव है वो काफी नजदीक है। उसको देखते हुए एक कई सरकारी योजनाओं को भी सीधे की जो जिम्मेदारियां है वो कई मंत्रियों को दी जा सकती है। किस तरीके से वो, क्योंकि इसमें तमाम सलाह मशवरा भी होगा मंत्रियों से, कौन कौन सी जो जिम्मेदारियां हैं वो दी जा सकती है। और जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है, राज्य मंत्री हैं उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल अरमान, ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा कि किस मंत्री को कौन सी अन्य अतिरिक्त जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है और किस तरह का हिसाब किताब लिया गया है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। मंत्रियों के कामकाज का आज हिसाब किताब लिया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अब वक्त हो चला है बैठक का और बैठक के बाद अब देखा जाएगा कि किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। आपको ये खबर बता दें, यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा और आज भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। 29 नवंबर को अध्यादेश अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। इसके साथ ही 30 नवंबर को अनुपूरक अनुदानों पर भी चर्चा की जाएगी। तो 1 दिसंबर को सदन में विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। इसके साथ ही 65 साल बाद विधानसभा सत्र का संचालन बदला सा दिखाई देगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। विधानसभा सदन में झंडे, बैनर और मोबाइल पर रोक लगेगी। विधानसभा सत्र का संचालन नई नियमावली से होगा और इसके साथ ही इसके तरह से किसी भी तरह से दस्तावेज फाड़ने की अनुमति नहीं होगी। महिला सदस्यों को बात रखने की खास वरीयता भी दी जाएगी। तो एक नए तरीके से देखा जाएगा सदन के अंदर महिला सदस्यों को बात रखने की खास तौर पर वरीयता देखी जाएगी। और भरत सेठी इसी खबर पर हैं। भरत, सबसे पहले पूरी अपडेट जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे विधानसभा में। फिलहाल सबसे छोटा सत्र ये माना जा रहा है, ये 4 दिन का जो सत्र होगा 4 दिन का होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जो विधायक है वो शामिल होंगे और आज जो पहला दिन है उसमें आपको बता दें कि पूर्व तो हमारे निधन जिनका हो चुका है अच्युत जो विधायक थे उनको श्रद्धांजलि उनको अर्पित की जाएगी और आज की जो सदन की जो कार्रवाई है फिलहाल आज स्थगित हो जाएगी। उसके बाद कल से कार्रवाई की शुरुआत होगी। सदन की शीतकालीन सत्र जो होगा वो 1 तारीख तक चलेगा और 1 तारीख को अगर बात करें अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। अब सदन को घेरने का विपक्ष लगातार काम करेगा। सदन में जिस तरीके से महंगाई पर जो विपक्ष जो है सरकार को घेरेगा, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, तमाम मुद्दों पर विपक्ष लगातार घेरेगा सत्र में। और साथ ही साथ बता दें कि नए नियम भी अब आ गए हैं सत्र में। अब सदन में अब मोबाइल फोन आप नहीं ले जा पाएंगे। पहले जितने भी विधायक हैं वो मोबाइल फोन ले जा सकते थे, लेकिन अब मोबाइल फोन पर बैन है और ना ही अब किसी भी पार्टी का जो झंडा है वो ले जा नहीं पाएंगे अब। और कोई भी कागज पर्चा लेकर जैसे सदन में जाते हैं तो विपक्ष लगातार घेराव करता था, तो सारी कागज को लेकर या किसी भी पर्चे को लेकर वहां पर सरकार को घेरता था, झंडे को लेकर खड़ा हो जाता था। अब वो चीज देखने को सदन में फिलहाल नहीं मिलेगी। ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि लगभग जो इस बार बैठक में सदन में लगभग जो सत्र में 42,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ मिल सकता है। तो प्रदेशवासियों को तमाम जो योजनाएं वो देखने को मिल सकती है और सरकार को घेरने का लगातार एक पूरी तरीके से रणनीति बना सकती है विपक्ष सरकार को घेरेगी। इससे पहले विधानसभा जो अध्यक्ष सतीश महाना ने तमाम विधायकों के साथ बैठकर एक बैठक करी है। बैठक में ये कहा गया कि सहयोग करे, सदन में जब सत्र चले उसको लेकर भी सभी विधायकों से बात की गई है। लेकिन अगर बात करें कई मुद्दों पर अब बैठक में चर्चा की गई थी सतीश महाना के द्वारा। अब देखना ये होगा कि 4 दिन का जो सबसे छोटा सा ये शीतकालीन सत्र है उसमें किस तरीके की विपक्ष सरकार को घेरता है और क्या कार्रवाई होती है, कौन कौन से जो विधायक की कौन कौन सी जो नीतियां उत्तर प्रदेश सरकार को सामने पेश करती है। फिलहाल सबसे छोटा सत्र जाना जा रहा है, सबसे छोटा ये सत्र होगा। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात करें तमाम जो बजट है वो पेश हो सकते हैं इस सत्र में। 2023-2024 के कई चीजें सरकार सामने रख सकती है। जी भरत, जिस तरह से 65 साल बाद विधानसभा सत्र का संचालन बदला सा नजर आएगा, लेकिन एक बड़ा कारण एक नई नियमावली के तहत अब देखा जाएगा शीतकालीन सत्र में, लेकिन मोबाइल फोन, बैनर और आदि जो चीजें हैं उनको ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। इसकी प्रमुख वजह क्या है? देखिए, वीडियोस भी कई अंदर के जो सत्र के वो वायरल होते थे और जब सरकार अपना तब विपक्ष लगातार सरकार को घेरता था, बैनर पोस्टर लेकर कार्रवाई पर बीच में संकट पैदा करता था। उसको लेकर अब ये पहले जब बजट पेश हुआ तो एक नियम लागू कर दिया गया था, जो स्टार्ट कर दिया गया था कि अब नियम लागू हो जाएगा, कोई भी ना मोबाइल दिया पाएगा, जब ना ही
किसी प्रकार का कोई ऐसा कागज ले जाएगा, न कोई पोस्टर या बैनर को अंदर ले जाएगा। फिलहाल ये 65 साल बाद ये नियम को चेंज हुआ है। आज जब सत्र की शुरुआत होगी तब वहां पर ऐसी कोई चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। फिलहाल आज जब सत्र की शुरुआत होगी तो आज जो जिनका निधन हो गया है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और कार्रवाई स्थगित की जाएगी। कल से कंटिन्यू जो कार्रवाई होगी वो शुरू होगी और 30 नवंबर को पूरे बजट को पेश किया जाएगा, सरकार सामने रखेगी। फिलहाल तमाम मुद्दों पर विपक्ष भी तैयार हो चुका है। जिस छोटे से सत्र में सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, चाहे वो कई महत्वपूर्ण बिंदु हो, चाहे वो कानूनी व्यवस्था की अगर बात करें, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा जाति जनगणना को लेकर। जाति जनगणना को लेकर सरकार को लगातार विपक्ष घेरता हुआ आया है और इस बार सत्र के दौरान काफी हंगामा इन्हीं अहम मुद्दों पर देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। अब ये तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। जब 1 दिसंबर को अखिलेश यादव जो नेता प्रतिपक्ष जब रखेंगे अपनी बात को, तो उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन करेंगे। तो देखना ये होगा कि आपस में कौन किस चीज को लेकर तैयारी, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं कि क्या क्या तैयारियां करनी है और किस चीज को लेकर सदन में हमको जाना है और किस तरीके से विपक्ष का जवाब देना है। तो कई चीजों को लेकर आज बैठक भी हो रही है। जो बैठक करने जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो 4 दिन का छोटा सा सत्र है उसमें क्या चीजें निकल के आती, कितने का जो बजट है वो पास होता है पूरे सत्र में और कितना फायदा उत्तर प्रदेश को मिलता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के जो चुनाव है वो बेहद नजदीक है। तो उसको बिल्कुल बिल्कुल भरत, और लोकसभा का जो चुनाव है बेहद नजदीक है, जिसको लेकर के अब देखा जा रहा है कि पूरी तैयारियां भी की जा चुकी हैं और पूरी तरह से कार्यकर्ता भी धरातल पर नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरह से देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी आगामी लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उसको लेकर के पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। यहां खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से कि विधानसभा सदन में झंडे, बैनर और मोबाइल पर रोक रहेगी। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी से इसी बीच खबर आ रही है, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे से जुड़ा ये मामला है और जिला जज की अदालत में कल पेश होगी रिपोर्ट। बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। अदालत में कल पेश होगी रिपोर्ट और आज कोर्ट में दाखिल की जाएगी सर्वे की रिपोर्ट। तो सील बंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल होगी सर्वे की रिपोर्ट। 110 दिन से अधिक जो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे चला है उसकी रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर हर किसी की निगाहें भी टिकी हैं कि आखिर इस बंद लिफाफे में क्या है। और इसके साथ ही अब चूंकि रिपोर्ट के बाद किस तरह का फैसला भी अब सरकार जो भी कोर्ट है वो सुनाएगी। तो बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है और बंद लिफाफे को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे से जुड़ा यह मामला बता रहे हैं आपको। जिला जज की अदालत में कल पेश होगी रिपोर्ट और इसके साथ ही आज बताया जा रहा है कि कोर्ट में दाखिल की जाएगी सर्वे की रिपोर्ट। तो सभी की जो निगाहें हैं कोर्ट में टिकी हुई है, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर टिकी हुई है। और वाराणसी से विकी डे इसी खबर पर हैं। विकी, जिस तरह से लगातार 110 दिन का समय रहा सर्वे का और अब सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है, रिपोर्ट दाखिल की जानी है आज, जानकारी क्या है, अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल वंदना, आपको बता दें कि ज्ञानवापी जो बहुत चर्चित मामले हैं उसकी जो वजू थाने को छोड़कर संपूर्ण परिसर का जो सर्वे का कार्य चल रहा था वो लगातार 110 दिन के बाद जो है आज अब समय आ गया है। जो एएसआई के अधिकारी जो है आज वाराणसी जिला जज की अदालत में, एक विशेष की अदालत में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे और ये रिपोर्ट जो है 500 पेज से अधिक इसमें है और फाइलें जो है इसमें सबमिट की जाएगी। और इसमें माना ये भी जा रहा था अब तक जो है 250 से अधिक जो हिंदू प्रतीक चिन्हों के जो सबूत पाए गए हैं। उसके बाद जीपीआर रडार से जो ज्ञानवापी मस्जिद और तहखाने के नीचे की जो ढांचे होने का भी सबूत पाए गए हैं, इसको आज जो है 250 से अधिक जो अवशेष किए हैं उसको जो है जिला अधिकारी को सौंपा गया था, उनके लॉकर में रखा गया था। उसको भी आज जो है जिला अधिकारी जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे और इसके बाद जो दोपहर में रिपोर्ट सबमिट करने के दौरान जो है वादी प्रतिवादी और साथ ही उनके दोनों पक्ष के अधिवक्ता भी मौजूद रहेंगे। तो दोपहर बाद देखना होगा कि इसमें कोर्ट अब जो है रिपोर्ट पेश होगी तो उसके बाद आगे की कदम क्या होगा जिला अदालत।
बिल्कुल विक्की, और जिस तरह से देखा जा रहा था काफी उतार चढ़ाव भी देखा गया सर्वे के दौरान, कई सारे बयानबाजियां भी देखी गई। क्योंकि अब जो सर्वे की रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है, सभी की जो निगाहें हैं वो बंद लिफाफे पर टिकी है कि एसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है जो बंद लिफाफे में देखी जा रही है, कोर्ट में आखिर जो पेश होनी है उसमें हो क्या सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दोनों ही पक्ष के अपने अपने दावे थे। जहां मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद है, वहीं हिंदू पक्ष जो है शिवलिंग नुमा आकृति जो पाए गए थे उसको मानते हुए यहाँ पे मंदिर मान रही है कि यहाँ पे आदि विश्वेश्वर का मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, जिसको देखते हुए वाराणसी जिला अधिकारी और हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पूरे संपूर्ण परिसर का वजूखाने को छोड़ के सीलबंदी वजूखाने को छोड़ संपूर्ण परिसर का जो सर्वे कराने का आदेश दिया गया, वो अब लगभग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 110 दिन लगातार इसका सर्वे किया गया है। और इसकी सच्चाई जो है अब जीपीआर का एसआई के अधिकारी जब अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करेंगे सीलबंदी के साथ कोर्ट में, तो इसकी सच्चाई अब बाहर आएगी कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमको दोपहर तक रुकना होगा और आज जब रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और इसके बाद जो है जिला कोर्ट में के आगे की कदम क्या होगा इसके लिए भी देखना होगा। जी देखिए, ये भी जानना चाहेंगे कि दोपहर कितने बजे तक की ये जो रिपोर्ट है दाखिल की जानी है कोर्ट में। 2 बजे तक का समय रखा गया है। 2 बजे तक जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे दोनों एसआई के अधिकारी और वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष, साथ में अधिवक्ता भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद दोनों को तलब किया गया है, दोनों पक्ष के वकीलों को भी तलब किया गया। उसके बाद जो है दोपहर 2 बजे तक फिलहाल अभी रुकना होगा। उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है इसकी जानकारी साझा करेंगे। जी बिल्कुल विक्की, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर बता रहे हैं दर्शकों को, वाराणसी से आज रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। इसके साथ ही सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल होगी सर्वे की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, और बारिश कम करेगी दिल्ली का प्रदूषण, ऐसा माना जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। साउथ दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई है और हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही आशंका भी जताई थी। बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं बारिश से प्रदूषण से राहत भी मिलने वाली है। तो सरोजनी नगर मार्केट में घंटों लोग फंसे भी रहे, जाम की समस्या भी देखी गई। तो बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं बताया जा रहा है कि प्रदूषण से भी राहत मिली है। तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बारिश ने राहत दी है। सरोजनी नगर मार्केट में घंटों लोग फंसे रहे, जाम की स्थिति बन गई। और दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश होने से ठंड भी बढ़ गई है। बारिश कम करेगी दिल्ली का प्रदूषण, ऐसा मौसम विभाग की ओर से अनुमान लगाया जा रहा है। तो साउथ दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई है। हालांकि पहले से ही मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था बारिश को लेकर के, ओलावृष्टि को लेकर के। येलो अलर्ट कई जगहों पर देखा गया था और दिल्ली में कई जगहों पर बारिश हुई है। और अब चूंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश होने से बढ़ते प्रदूषण में भी राहत मिलेगी। और प्रवेश शर्मा इसी खबर पर है। प्रवेश, जिस तरह से बारिश ने राहत दी है, तो वहीं देखा जा रहा है बारिश होने से ठंड का जो लेवल है वो भी बढ़ता नजर आया है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार जो है AQI की बात करें, प्रदूषण के स्तर की बात करें, वो बेहद खराब स्थिति में था। लेकिन कल जो है मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जताई थी कि दिल्ली में बारिश होनी है। इस संदर्भ में दिल्ली के कुछ इलाके जो है साउथ की बात करें, साउथ दिल्ली की बात करें, जिसमें सफदरजंग है, द्वारका है, दिल्ली कैंट का इलाका है, सरोजनी नगर का इलाका है, वहां पे कल झमाझम बारिश भी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी लगभग 1 घंटा पहले AQI की रिपोर्ट आई है, उसमें जो है दिल्ली का जो AQI है, हवा की जो गुणवत्ता है, उसमें ज्यादा सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और ये सबसे बड़ी हैरानी और चिंताजनक बात है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि दिल्ली में अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो हवा का स्तर है वो थोड़ा सा बढ़िया होगा और लोगों को थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बारिश जो है पूरी दिल्ली में ना होकर कुछ इलाकों में हुई है, तो जिसका जो असर है या बात करें प्रभाव है, वो दिल्ली में प्रदूषण पर ज्यादा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन
कहीं ना कहीं ठंड की जो बात कर रहे हैं या इजाफे की ठंड में जो बात करें, वो जरूर दिल्ली में लोगों को जो है सताने लगी है। आज मौसम ने एकदम करवट बदली है और अनुमान जो है मौसम विभाग का अभी 2 दिन दिल्ली में इसी तरीके का रहने वाला है। जी प्रवेश, देखिए जिस तरह से बारिश हुई और बारिश के दौरान जाम की समस्या भी देखी गई, यातायात पूरी तरह से बाधित भी नजर आया है कहीं कहीं दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर दिल्ली में बारिश होती है तो सबसे पहले दिल्ली में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जल भराव होने के कारण कई गाड़ियां बंद हो जाती है और जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए दिल्ली में कल ज्यादा बारिश नहीं हुई है, कुछ इलाकों को छोड़ दें जहां पर ये बारिश हुई है, बाकी पूरी दिल्ली अभी सूखी है। लेकिन उसके बावजूद जिन इलाकों में ये बरसात हुई वहां पर छुटपुट जो है जाम की समस्या लग गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बरसात दिल्ली में होती है तो रेड लाइट जो है अपना जो है काम करना ज्यादातर इलाकों में बंद कर देती है, जिसकी वजह से भी हमने देखा है कई बार के जाम की समस्या दिल्ली में उत्पन्न हो जाती है। जी बिल्कुल प्रवेश, और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से कहीं कहीं बारिश हुई है और माना यह भी जा रहा है कि जहां बारिश हुई है वहां प्रदूषण का जो लेवल है कम हुआ है, लेकिन मौसम विभाग का अब क्या अनुमान है कि और कितने दिन बारिश हो सकती है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगले 2 दिन लगभग दिल्ली में 2 दिन जो है बादलों की जो बादली छाई रहेगी और अनुमान ये है कि बरसात भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग का कहना है कि जो बरसात होगी वो हल्की फुल्की नहीं होगी, मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। और देखिए ये संभावना कल भी थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अमूमन हमने देखा है कि दिल्ली में जब बरसात का मौसम होता है, जुलाई अगस्त का महीना होता है, तो कहीं कहीं बरसात हो जाती है, कहीं कहीं नहीं होती है। लेकिन इस सीजन में लगातार जो है पूरे दिल्ली में इकट्ठी बरसात देखने को और सुनने को मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ साउथ दिल्ली का इलाका जो है वो बरसात की बूंदों से भीगा है। और अभी कई इलाके दिल्ली के ऐसे हैं जो सूखे हैं और प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। लेकिन दिल्ली वासी अभी भगवान भरोसे हैं, अगर बरसात अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण से राहत बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश, अगर बारिश होती है तो बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलेगी। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। राजधानी लखनऊ जो दिल्ली है वहां से आपको ये खबर बता रहे हैं, दिल्ली में लगातार प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता दिखाई दिया और अब माना जा रहा है, एक अनुमान के तौर पर मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि अगर बारिश होती रही तो जो प्रदूषण है जिसका लेवल बढ़ रहा है वो कम होता नजर आएगा। लखनऊ से खबर आ रही है, कांग्रेस करेगी सोशल मीडिया विभाग का विस्तार। इसके साथ ही भाजपा को करारा जवाब देने की जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी की ओर से वो भी देखी जा रही है और हर जिले में सोशल मीडिया के लोकसभा प्रभारी का गठन किया जाएगा। तो सोशल मीडिया का प्रयोग करती नजर आएगी कांग्रेस पार्टी और मीडिया के लोकसभा प्रभारी का गठन किया जाएगा। लोकसभा कमेटी का भी गठन किया जा रहा है। 18 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। तो प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक में फैसला लिया गया है और हर जिले में सोशल मीडिया का जो गठन है वो देखा जाएगा। लोकसभा कमेटी का भी गठन किया जा रहा है। तो 18 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा और साथ ही इसके प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो कांग्रेस करेगी सोशल मीडिया विभाग का विस्तार। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो भाजपा को करारा जवाब की जो रणनीति है वो तैयार की गई है और सोशल मीडिया का विस्तार करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार हो चुकी है। तो संगठनात्मक बैठक है, उस बैठक में ये फैसला लिया गया और सोशल मीडिया का विस्तार कैसे किया जाए इसको लेकर के आगे की जो रणनीति है उस पर मंथन किया गया। तो लोकसभा कमेटी का भी अलग से गठन किया जा रहा है। 18 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। तो आगामी लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो भी देखी जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है इसको लेकर के एक नई रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है और भाजपा को करारा जवाब देने की जो तैयारी है वो भी देखी जा रही है। तो हर जिले में सोशल मीडिया के लोकसभा प्रभारी का गठन होगा
राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर मानहानि मामले में राहुल गांधी तलब किए गए हैं और सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। तो कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने 16 दिसंबर को तलब किया। आपत्तिजनक टिप्पणी कर मानहानि का आरोप है। तो आपत्तिजनक टिप्पणी पर मानहानि का आरोप देखा जा रहा है। तलब किए गए हैं राहुल गांधी। तो मानहानि मामले में राहुल गांधी को तलब किया गया है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने 16 दिसंबर को तलब किया है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन किया गया। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताया जा रहा है कि उद्घाटन करते नजर आएंगे टूर्नामेंट का। और बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन कार्यक्रम है और सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टूर्नामेंट का उद्घाटन करते नजर आएंगे। तो बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज किया जाएगा और सीएम योगी टूर्नामेंट का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में कार्यक्रम का जो आयोजन है वो देखा जा रहा है। इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आगाज किया जा रहा है। तो ये आगाज सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन से होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करते नजर आएंगे। बुलंदशहर से खबर है। बुलंदशहर से आपको ये खबर बता दें जहां पर धार्मिक स्थलों से उतारे गए हैं लाउड स्पीकर्स और 9 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। 37 लाउड स्पीकर्स की मानक के अनुसार कम कराई जाएगी आवाज और बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद, अनूपशहर, सियाना, शिकरपुर, पहासू, डिबाई में लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। तो 9 धार्मिक स्थलों से उतारे गए हैं लाउड स्पीकर। तो 37 लाउड स्पीकर्स की मानक के अनुसार जो है आवाज कम कराई गई। बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद, अनूपशहर में भी कार्रवाई होती नजर आई। सियाना, शिकरपुर, पहासू और इसके साथ ही डिबाई में भी लाउड स्पीकर्स को उतारा गया है। बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहे हैं, मानक के विपरीत सभी लाउड स्पीकर्स को उतारा गया है। ये बड़ी कार्रवाई होती नजर आई है बुलंदशहर में। तो 9 धार्मिक स्थलों से उतारे गए हैं लाउड स्पीकर्स और 37 लाउड स्पीकर्स की मानक के अनुसार आवाज भी कम कराई गई। तो ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद, अनूपशहर में भी एक कार्रवाई देखी गई। सियाना, शिकरपुर, पहासू और डिबाई में भी लाउड स्पीकर को उतारा गया है। तो 9 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और जिनकी आवाज तेज थी उनको मानक के अनुसार कम कराया गया।
खुर्जा, सिकंदराबाद, बुलंदशहर और अनूप शहर में देखा जा रहा है। कार्रवाई की गई। 9 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए। ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कार्रवाई होती कई जगहों से उतारे गए हैं लाउड स्पीकर। बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है और घायल बदमाश बाबुद्दीन को भर्ती कराया गया। पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई भी देखी गई। आरोपी के कब्जे से तमंचा, खोखा और 2 कारतूस बरामद किया गया। बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहे हैं, खालसा तिराहे पर पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई होती नजर आई है। आरोपी के पास से तमंचा, खोखा और कई चीजें बरामद की गई हैं। खालसा तिराहे पर यह मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ देखी गई है। तो घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर से खबर आ रही है। कानपुर से आपको एक खबर बता दें, जहां पर तेज रफ्तार कार घर में घुस गई और कार चालक मौके से फरार हो गया। कानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक चालक नशे में था। रावतपुर थाना क्षेत्र के मसवानपुर इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। नशे की हालत में देखा जा रहा है कि एक कार सवार घर में ही तो ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको कानपुर से। कार चालक जो है वो मौके से फरार हो गया है। क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक चालक नशे में था। रावतपुर थाना क्षेत्र के मसवानपुर इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार कार एक घर में घुस गए। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कानपुर से। ये है ना अपना बस एक वीडियो भैया करे बना देख लो। एटा से खबर आ रही है। एटा से आपको ये खबर बता दें, जहां पर अवैध एम्बुलेंस के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात और कोतवाली नगर पुलिस ने अभियान चलाया है। एम्बुलेंस के मानक और कागज सही ना मिलने पर चालान भी किया गया। एटा से ये खबर है। और 7 एम्बुलेंस को 207 में सीज कर चालान किया गया है और मेडिकल कॉलेज के सामने एम्बुलेंस का जो चालान है वो देखा जा रहा है। तो मानक और कागज सही ना मिलने पर चालान किया गया। 7 एम्बुलेंस को 207 में सीज कर चालान किया गया। एटा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई होती नजर आई है। अवैध एम्बुलेंस के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया और यातायात और कोतवाली नगर पुलिस ने ये अभियान चलाया, जिसमें मानक के विपरीत और कागज सही ना मिलने पर चालान किया गया। 7 एम्बुलेंस को 207 में सीज किया गया और चालान किया गया। बताया जा रहा है मेडिकल कॉलेज के सामने एम्बुलेंस का चालान किया गया है। तो एटा से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस के खिलाफ ये कार्रवाई देखी जा रही है। शासन के मंशानुरूप चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत
अवैध रूप से संचालित एम्बुलेंस के खिलाफ विशेष अभियान के तहत चेकिंग की गई, जिसमें 7 एम्बुलेंस को धारा 207 MB एक्ट के तहत सीज किया गया है, जिनके द्वारा किसी भी तरह का कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही उनके द्वारा किस हॉस्पिटल से अटैच है, एफिलेटेड है, इसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया है। जबलपुर के विद्या मंदिर स्कूल में नन्हे मुन्ने कलाकारों ने सभी का मन मोह लिया और संस्कृति से भरी प्रस्तुतियां भी दी हैं। वहीं छोटे छोटे जो कलाकार हैं अपनी कहते हैं तुतलाती हुई आवाज में अलग अलग डायलॉग बोले, जिससे सभी दर्शक और निर्णायक प्रस्तुतियां देखकर खुशी से सराबोर होते नजर आए। वहीं समस्त कलाकारों को उनकी योग्यता के अनुसार प्रसाद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया और देखा जा सकता है कि हिंदुस्तान की संस्कृति को बच्चों के बीच लाने में स्कूल और स्कूल के अध्यापक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, राजधानी लखनऊ से सीएम योगी प्रेस वार्ता करेंगे। 10:40 पर प्रेस वार्ता होगी। सत्र शुरू होने से पहले सीएम की प्रेस वार्ता होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा पोर्टिको में सीएम की प्रेस वार्ता होगी और सत्र शुरू होने से पहले सीएम की प्रेस वार्ता होगी। 10 अब से कुछ ही देर बाद देखा जा रहा है प्रेस वार्ता होगी। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो विधानसभा सत्र की शुरुआत होने से पहले ये प्रेस वार्ता देखी जा रही है। आज बेहद अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज सत्र की शुरुआत भी होगी, लेकिन उससे पहले भी देखा जाएगा कि मंत्रियों के साथ बैठक भी करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सत्र शुरू होने से पहले सीएम की प्रेस वार्ता होगी। अब से कुछ ही देर बाद प्रेस वार्ता का आयोजन होगा। राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, कुछ ही देर बाद प्रेस वार्ता करते नजर आएंगे सीएम योगी। सत्र शुरू होने से पहले ये प्रेस वार्ता की जाएगी और आज मंत्रियों के साथ बैठक होगी। उनका हिसाब किताब भी लिया जाना है और एक नई जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। और इसके साथ ही साथ शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है और विधानसभा सत्र की शुरुआत होने से पहले ये प्रमुख बैठक भी की जाएगी और प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। सहारनपुर से खबर आ रही है, सहारनपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात देखी जा रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं, सहारनपुर से योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ी सौगात, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हरी झंडी मिली है। इसके साथ ही 5 दिसंबर को सहारनपुर में शिलान्यास किया जाएगा और सहारनपुर में देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाना है, जिसको हरी झंडी मिल गई है। 30 करोड़ की लागत से बनेगा IIT रुड़की का, देखा जा रहा है बड़ी खबर। इस सेंटर में 5G और 6G पर रिसर्च भी किया जाएगा। तो नई टेक्नोलॉजी के नए नए डिवाइस विकसित किए जाएंगे और नई नई टेक्नोलॉजी पर इस सेंटर में रिसर्च भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ी सौगात सहारनपुर को है। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हरी झंडी मिली है। साथ ही 5 दिसंबर को सहारनपुर में शिलान्यास कार्यक्रम होगा। तो बड़ी सौगात देखी जा रही है, सहारनपुर में देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। जबलपुर में संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मानव क्रीड़ा और कला एकेडमी और जबलपुर ताइक्वांडो यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ओपन अंतर शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। आयोजक समिति सचिव जयराज चौधरी ने बताया है कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मानव क्रीड़ा और कला एकेडमी के साथ ही जबलपुर ताइक्वांडो
यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में ओपन अंतरशालीय ताइक्वांडो और प्रतियोगिता का आयोजन जानकी रमन महाविद्यालय में किया गया। ओपन अंतरशालीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ मध्य प्रदेश ताइक्वांडो यूनियन के महासचिव राजकुमार यादव, संस्थापक गुण संस्था वरिष्ठ शिक्षक माधुरी मिश्रा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया है। एक जिला अंतर शालेय ओपन प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय चयन प्रतिस्पर्धा ताइक्वांडो यूनियन के मेहनत और मानव कला एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय जानकी रमन श्री जानकी रमन कॉलेज विद्यालय के परिसर में जो किया जा रहा है, इसमें हमारे प्रदेश के कुछ विभिन्न जिलों से भी हमारे खिलाड़ी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इनमें से जो भी खिलाड़ियों का चयन होगा वो आगामी माह में राहुलकुला उड़ीसा राज्य में जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हो रहा उनके लिए बच्चे चयनित होंगे। जो भी उनसे क्योरगी और किकिंग इवेंट रखा गया है, इस तीनों विधाओं में जो भी बच्चे स्वर्ण पदक अर्जित करेंगे उनका राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए चयनित होगा। आज संविधान दिवस के अवसर पर श्री जानकी रमन महाविद्यालय में आयोजित की गई है, जो कि माननीय राजकुमार यादव जी, माननीय जयराज चौधरी जी द्वारा इस आयोजन को किया गया है। और यहाँ दूर दूर से बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं। होशंगाबाद से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, पिपरिया से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, जिला स्तरीय पर जबलपुर से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। और ये प्रतियोगिता जिला स्तरीय की प्रतियोगिता है। ये बच्चे जीतकर उड़ीसा में जाएंगे जीतकर, और सभी बच्चों में यहाँ जो है वो हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।